हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपी में। चलिए, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना। ये देखिए, आज के जो क्लास हम लोग करेंगे, है ना, इसका जो पोर्शन है, आज हम लोग कंपनी और जो कंपनी के शासन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंपनी और कंपनी के शासन से संबंधित, ठीक है, क्योंकि कंपनी और कंपनी ने क्या क्या शासन किया, तो उनके द्वारा जो नियम कानून बनाए गए थे, है ना। बेसिकली इसको हम लोग ज्यादातर एक्ट के नाम से पढ़ते हैं, है ना। एक्ट के नाम से मतलब अधिनियम के नाम से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये इतिहास और आपका संविधान दोनों का पोर्शन है, ठीक है। क्योंकि यहीं से याद रखिएगा 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है ना, उसी को क्या तो लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है ना। उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वर्तमान में हमारे जो है, ठीक है, भारतीय संविधान में आपको देखने को मिलता है। साथ ही पूरा इतिहास जब आप पढ़ोगे तो इतिहास का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है ना, यहाँ से आपको देखने को मिलता है। क्योंकि ये सभी चीजें आपको इतिहास से होते हुए, है ना, आगे बढ़ी हैं। तो याद रखिएगा, जब हम कंपनी और कंपनी के शासन या क्राउन के शासन के बारे में पढ़ते हैं, है ना, तो ये आपका संविधान और इतिहास दोनों का ही हिस्सा होता है। दोनों जगह क्या अलग चीजें पढ़नी है तो नहीं हुई है ना। दोनों जगह इसमें जो चीजें हैं वो दोनों जगह क्या है, एक ही होती है। लेकिन हम संविधान में जब, ठीक है, कंपनी और कंपनी के शासन को पढ़ते हैं तो संविधान से रिलेटेड चीजों को वहां पे पढ़ते हैं। और जब इतिहास में पढ़ते हैं तो दोनों चीजों को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए एमसीक्यू के फॉर्म में आपके जो क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक। चलिए देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है, फिर उसके बाद हम लोग क्या प्रश्न को उत्तर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर के पद को, याद रखिएगा कहाँ, तो बंगाल के गवर्नर के पद को बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। देखिए इस प्रश्न में ना दो, ठीक है, ये जो सिंगल क्वेश्चन है, इसमें इसको मैंने दो अलग अलग क्वेश्चन को ज्वाइन कर, ठीक है, मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया है। और ये दोनों क्वेश्चन ही आपके पेपर में हजारों बार पूछे गए हैं, ठीक है। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं ये, है ना, कहने का मतलब ऐसा है कि ये जो प्रश्न है वो आपको जितनी भी पूरे भारत में पेपर हुई है सब में कहीं न कहीं देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, ए है फिफ्थ इंडिया एक्ट 1784, बी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सी चार्टर एक्ट 1813, डी चार्टर एक्ट 1833। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, है ना। वो क्या होगा, ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। चलिए इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इन सभी चीजों को नोट करें, है ना, और नोट करने के बाद उसको क्या तो अच्छे से रिविजन करें, ठीक है। चलिए, और किसी को अगर पेड पढ़ना हो, ठीक है, तो नीचे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और ठीक है, फिर मैं कुछ कांटेक्ट का चाहे मेल हो या अपना कांटेक्ट नंबर दूंगा, तो आप वहां से पेड में इसी तरीके से पूरे डिटेल में सभी चीजों को पढ़ पाएंगे, ठीक है, अच्छे से। देखिए, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसका सही उत्तर हो गया। अब सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन एक था 1784, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए 1784 ये क्या तो गलत है। इसने द्वैत शासन और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की थी, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा, जो प्रश्न का बंगाल का गवर्नर जनरल से रिलेटेड है, सबसे पहले सही आंसर को देखते हैं। सही आंसर हो जाएगा 1773। वारेन हेस्टिंग से ये नाम याद रखना, ये जो है बंगाल के पहले क्या तो गवर्नर जनरल बने, ठीक है। और 1773 के अधिनियम के तहत ही 1774 में कलकत्ता में, कहा तो याद रखिएगा, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, एक क्या सर्वोच्च न्यायालय, जैसे वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, दिल्ली में देखने को मिलता है, तो उस समय ये कोलकाता में देखने को मिलता था, जिसमें 4 न्यायाधीश के साथ इसकी क्या तो स्थापना की गई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज आपको याद रखना, और बाकी सब ईयर गलत है, लेकिन याद रखिएगा 1784 में क्या याद रखना है कि द्वैत शासन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना 1784 में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 1784 के क्या याद रखिएगा, द्वैत शासन। द्वैत शासन मतलब किस प्रकार का शासन, जहां दो प्रकार की शासन होता है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल शासन करता था, दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। दोनों की कार्य के क्षेत्र अलग अलग होते थे, ठीक है, सबके बारे में बाद में पढ़ेंगे आराम से, ठीक। उसके बाद 1813, 1813 में याद रखिएगा कि भारत में कंपनी जो व्यापार कर रही थी उसका जो पहले एकाधिकार था, ठीक है, मतलब व्यापार का सारा अधिकार कंपनी के पास था, उसको क्या तो समाप्त कर दिया गया।
किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1813 के अधिनियम के तहत। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद 1833 में आपको याद रखिएगा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है ना, उसको क्या तो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, 1833 पे याद रखना कि बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या तो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, ठीक। अब देखिए, है ना, 1833 में क्या तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर है उसमें क्या तो बंगाल के गवर्नर को, है ना, बंगाल का क्या तो गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट ये कब आया? तो 1784 में। देखिए एक एक लाइन आपके प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में। और इस दौरान आपको क्या तो, मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित दोहरी नियंत्रण प्रणाली, जिसको डुअल कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है, के अंतर्गत नागरिक और सैन्य मामलों में, राजनीतिक मामलों, है ना, राजनीतिक मामलों के नियंत्रण के लिए किस नए निकाय का गठन किया गया, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, इस समय क्या तो दोहरी नियंत्रण प्रणाली भी आपको देखने को मिलती है ना, क्वेश्चन में भी आपका प्रश्न है। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी आपका क्या तो प्रश्न और उत्तर दोनों है। ठीक है, और दोहरी नियंत्रण प्रणाली में नागरिक और सैन्य मामले ये देखने को मिलते हैं, जिसमें राजनीतिक मामलों के नियंत्रण ये कौन करता? तो ये करता था, आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, नियंत्रण बोर्ड, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे। कौन से मामले देखते थे? तो नागरिक और सैन्य मामले। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में ना डिटेल में देखिए, देखिए यहाँ पे, है ना, देखिएगा, तो नियंत्रण बोर्ड, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये क्या था? इसको कहते थे डुअल गवर्नमेंट कहा जाता था। क्या तो डुअल गवर्नमेंट कहा जाता था। तो नियंत्रण बोर्ड कब देखने को मिलता है? 1784 में। 1784 में एक कमर्शियल जो काम करने वाला था, दूसरा क्या था जो राजनैतिक था। ठीक है, तो कमर्शियल याद रखिएगा, कमर्शियल मतलब ये पैसे से, वाणिज्य से, है ना, इस तरीके की चीजों से संबंधित रहेगा। तो जहां पैसा होता है ना, वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है? डायरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। जहां पैसा होता है, कमर्शियल चीज के बारे में बातें होती है, वाणिज्य के बारे में बात होता है, वहां पर क्या तो डायरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। तो कमर्शियल में केवल वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन आपको देखने को मिलता है। ठीक, अब पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल में याद रखिए इसको क्या तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तहत ये, ठीक है, तो पॉलिटिकल चीजें जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तहत आती थी। इसके अंतर्गत जो नागरिक हैं, है ना, साथ ही जो सैन्य है, सैन्य कहने का मतलब जो सैनिक से संबंधित, चाहे पुलिस हो, है ना, रक्षा वाले संबंधित। दूसरा राजस्व है। ठीक है, राजस्व मतलब जो सामान्य जो टैक्स से रिलेटेड चीजें हैं उनके, और साथ ही जो राजनीतिक मामले हैं, इसके प्रबंधन के लिए 6 सदस्यीय नया बोर्ड बनाया गया। तो ठीक है, कमर्शियल और पॉलिटिकल के बारे में याद रखना, पॉलिटिकल के बारे में याद रखिए 6 सदस्यीय नया बोर्ड था। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए अब यहाँ पे ना ये इस वाले लाइन को देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, या इसको क्या तो याद रखिएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, या इसको क्या तो यहाँ पे बी और डी पहले ऑप्शन में देखते हैं, है ना, बी और डी पहले ऑप्शन में देखते हैं। तो बी याद रखिएगा राज्य सचिव, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता था। और डी वायसराय की कार्यकारी परिषद, जिसको वायसराय, है ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में यहाँ पे याद रखिएगा, ये दोनों चीजें, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वायसराय जो है, ये कब आया? तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के क्राउन रूल के बाद अस्तित्व में आया, उसके पहले नहीं था। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और जो सेक्रेटरी ऑफ वायसराय है, ये दोनों पद जो है 1858 के भारत सरकार अधिनियम, जो क्राउन रूल है ना, उसके बाद आया है। ठीक है, उसके पहले 1858 के पहले ये नहीं था, याद रखना है। ठीक है, ये देखिए आपका अगला प्रश्न है, ये क्या तो आपका अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1793 के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रण बोर्ड, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से हम लोग जानते हैं, के सदस्यों और उसके कर्मचारियों का वेतन, वेतन जो है कहाँ से दिया जाना तय किया गया था, ये आपको बताने हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जितने लोग भी काम करते थे उनको, ठीक है, 1793 के जो अधिनियम है, चार्टर एक्ट, उसके तहत भारत के, ठीक है, भारत के द्वारा, या ऐसा कहा जाए भारतीयों का जो राजस्व था, है ना,
हम भारत के लोग हैं, हमारे जो पैसे थे उन्हीं से इनको क्या तो कर्मचारियों को वेतन या तनख्वाह दिया जाता था। ठीक, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए 1793 में जो चार्टर एक्ट आया, इसने स्पष्ट कर दिया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहने का मतलब जो होम गवर्नमेंट है ना, इसके सदस्यों को जो वेतन या तनख्वाह दिया जाएगा वो हम भारतीयों के पैसे से दिया जाएगा, मतलब भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ठीक, अब याद रखिएगा 1919 तक ये व्यवस्था क्या होती है, जारी रहती है। ठीक है, 1919 से लगभग 7 साल ये और 100 साल ये और 19 मतलब 126 साल तक जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या जिसको बोला जाता है होम गवर्नमेंट, उनके सदस्यों को जो तनख्वाह जो है हमारे भारत के लोगों के द्वारा या ऐसा कहा जाए हमारे भारतीयों के द्वारा दिया जाता था। ऐसा किसके तहत हुआ? तो 1793 के चार्टर एक्ट तक। ये कब तक जारी रहा? तो 1919 तक। तो ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन जो है भारतीय खजाने से देना धन की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक प्रमुख कारण माना गया है ना। इसी से हम लोग क्या हुए एक्चुअल में। ठीक है, ये तो है उनका वेतन का पैसा है, इसके साथ यहाँ भारत से जिन लोग लूटे हैं उसी कारण भारत जो है बाद में क्या होता है, गरीब हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है, किसी चार्टर अधिनियम के तहत पहली बार भारतीयों को, है ना, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की राशि क्या तो आवंटित की गई और ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इसका हम हाँ देखिएगा। तो किस चार्टर, अच्छा इसका उत्तर तो मैं आप लोग को बताया नहीं हो। ठीक है, किस चार्टर अधिनियम के तहत पहली बार भारतीयों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए की राशि क्या की गई, आवंटित की गई और ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। ये आपका चार्टर एक्ट 1813 के तहत है। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन भी आपका चार्टर एक्ट 1873 के 13 के तहत ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए जब भी तो 1813 में जब चार्टर एक्ट आया तो वहाँ शिक्षा पे क्या तो काम हुआ देखने को मिलता है और शिक्षा पे काम करने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का, ठीक है, क्या तो आवंटन किया गया था, ये याद रखना है। उसके बाद जो ईसाई मिशनरी थे, जो विदेशी थे, वो भारत में आकर क्या करते थे, तो ईसाई धर्म का प्रचार करने को उनको क्या तो अनुमति दी गई। साथ ही 1813 में याद रखिएगा कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति ये तो हो गई थी, किसको छोड़कर, तो चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर। याद रखिएगा चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी के जितने एकाधिकार के तहत जो बिजनेस करते थे उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो इससे पहले भी समाप्त हुआ था लेकिन 1800 ये देखिए 1813 में भी क्या तो उसको समाप्त किया गया था, लेकिन उसमें छूट किसका मिला था, चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार को और चाय के साथ व्यापार के अधिकार को। लेकिन 1833 में इसको पूर्ण रूप से क्या तो समाप्त कर दिया गया। 1833 में क्या था, इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ बोला कि चार्टर एक्ट 1833 के संबंध में कौन सा तथ्य सही है ये बताने हैं जिसने ब्रिटिश भारत में पूर्ण केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन की दिशा में अंतिम कदम उठाए, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ए है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बी, सिविल सेवकों को एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली सफलतापूर्वक लागू की गई। सी, विधायी और कार्यकारी कार्यों को पहली बार अलग किया गया। डी, भारतीय मामलों पर नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसको एलिमिनेशन के माध्यम से भी आप हटा सकते हैं। जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, इससे तो क्या केंद्रीकरण होगा नहीं। ठीक है, सिविल सेवकों को खुली प्रतियोगिता में बैठने के लिए क्या होती है या सफलतापूर्वक उनको क्या अनुमति दी गई, इससे भी सेंट्रलाइजेशन होगा नहीं। विधायी और कार्यकारी कार्यों को पहली बार अलग किया गया, तो दोनों कार्य को अलग करने से सेंट्रलाइजेशन नहीं होता है। सेंट्रलाइजेशन तब होता है जब क्या होता है, पावर का केंद्रीकरण होता है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है, ऑप्शन ए में। जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है ना, उसको क्या तो पूरे भारत का क्या किया जाता है, पूरे भारत का मतलब क्या किया जाता है, सेंट्रलाइजेशन किया जाता है। पहले बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसी को पूरे भारत का पावर दे दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें वो देखना, जैसे कि लॉर्ड विलियम बेटिंग, ये आपको नाम याद रखना है, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, और जैसे ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, वैसे ही मद्रास और बॉम्बे में जो गवर्नर जनरल होते हैं वे अपनी क्या तो विधायी शक्तियां खो देते हैं, ये याद रखना है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। उसके बाद देखिए 1833 में, ठीक है, 1833 में आपको याद रखना है प्रयास हुआ था। अच्छा जी, 1833 में किस चीज का प्रयास हुआ था? देखिए 1833 में प्रयास हुआ था, लेकिन सीओडी के विरोध के कारण उसे असफल हुआ। यह 1853 में लागू हुआ। सबसे पहले आप सी को पढ़िए। देखिए, विधायी और कार्यकारी कार्यों का पृथककरण जो है ये कब किया गया? तो 1853 के एक्ट के तहत हुआ है। ठीक है, 1853 के एक्ट के तहत हुआ है। और इसके बाद याद रखिए, जो नियंत्रण बोर्ड है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको 1858 के अधिनियम के तहत क्या तो समाप्त कर दिया जाता है। जब, ठीक है, केंद्रीकरण की बात होती है, ठीक है, जब क्या तो सेंट्रलाइजेशन का बात किया जाता है, उस दौरान होता क्या है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, क्योंकि इनके पास पावर होता है, जैसे ही केंद्रीकरण होता है तो पावर किसी एक पर्टिकुलर, है ना, जैसे बंगाल का गवर्नर जनरल जो था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो पावर जो है इनके पास ना रखी किसके पास चला जाता है? भारत के गवर्नर जनरल के पास चला जाता है। उसी का ये लोग क्या करते हैं, जो सीओडी है ना, सीओडी होता है जो आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? विरोध करते हैं, है ना, किसका? तो सेंट्रलाइजेशन का। और उस कारण 1833 में लागू नहीं हो पाता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट अधिनियम आता है 1853, 20 साल बाद, उसमें सेंट्रलाइजेशन को लागू किया जाता है। ठीक है जी, बस इतनी ही बातें है ना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी विंग ने एक मिनी संसद के रूप में कार्य करना शुरू किया। यह प्रावधान किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है, ये आपको बताने हैं। तो ठीक है, ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी चार्टर एक्ट 1833, और सी चार्टर एक्ट 1853, और डी भारत सरकार अधिनियम 1858। चलिए डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो चीजें आगे पीछे है ना, तो समझाने में क्या होगा, कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो सबसे पहले ना, इसका उत्तर तो याद रखना है कि 1853 का चार्टर एक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जब ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनता है, ठीक है, तो इसमें 6 मेंबर आपको देखने को मिलते हैं। कितने? तो 6। और इसी को क्या तो मिनी पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब 1853 के बारे में याद रखिएगा, परिषद की विधायी और जो कार्यकारी कार्यों इसको अलग किया गया। ये मैं 2 बार बता चुका हूँ। ठीक है, इसको 2 बार मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है, ठीक है, आप कोरिलेट करते जाना। 2 बार मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड चीजों को बता चुका हूँ। तो 1853 में आप क्या देख पाते हैं, विधायी और कार्यकारी कार्यों को दोनों को अलग किया जाता है। ठीक है, और जिसमें क्या तो 6 नए विधायी पार्षद जोड़े जाते हैं। और यही जो 6 नए व्यक्ति होते हैं जो विधायी पार्षद बनते हैं, ये जो है ब्रिटिश संसद की प्रक्रियाओं को क्या करते हैं, अपनाते हुए क्या करते हैं, काम करते हैं। और उनके काम करने का जो, ठीक है, जो 6 लोगों का जो समिति बनता है, ठीक है, जो विधायी समिति बनता है, उसी को क्या तो मिनी संसद का, माफ करिएगा, मिनी संसद कहा जाता है। उनके द्वारा जो काम किया जाता है उन्हें मिनी संसद के रूप में जाना जाता है। ठीक, देखिए 1773 में विधायी और कार्यकारी कार्यों में कोई अंतर नहीं था, ये आपको याद रखना है। साथ ही 1773 का सेम चीजें हैं। 1833 में याद रखिएगा, परिषद में एक कानून सदस्य के नाम से कौन है, तो याद रखिएगा लॉर्ड मैकाले। जब भी कानून सदस्य के नाम से कुछ प्रश्न आएगा तो याद रखिएगा लॉर्ड मैकाले जी का नाम। तो कानून सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले जी को क्या तो जोड़ा गया, लेकिन इनका विंग क्या हुआ था, अलग हुआ था, ये आपको याद रखना है। 1858 में याद रखिएगा, इसको क्राउन रूल या सुशासन का अधिनियम था। ठीक है, देखिए आपको एक चीज याद रखना है, 1857 में आपको क्या देखने को मिलता है, तो 1857 में आपको जो है ना, भारत का स्वतंत्रता संग्राम देखने को मिलता है।
क्योंकि उस समय याद रखिएगा स्वतंत्रता संग्राम जो होता है भारत का वो इतना तगड़ा होता है, जिसमें क्या होता है लगभग लगभग अंग्रेज, ठीक है, हवा में उड़ गए ही होते हैं। बहुत मुश्किल से कुछ भारतीय है ना उस समय जो 1857 में वो क्या करते हैं, अ, ठीक है, अंग्रेजों का साथ देते हैं और है ना, अंग्रेजों का क्या करते हैं वो साथ देते हैं, है ना, भारतीयों को धोखा दे देते हैं। उस कारण क्या होता है वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाता। नहीं तो भारत 1857 में ही क्या तो आपको आजाद होते दिखता। ठीक है, तो जैसे ही 1857 में बहुत मुश्किल से अंग्रेज अपने आप को बचा पाते हैं भारत में, तो उसके बाद जो है ना कंपनी के शासन क्या होता है, जो क्राउन होता है, जो ब्रिटेन का राजा है वो अपने हाथों में ले लेता है। तो इसीलिए 1800 शासन का जो अधिनियम आया उसको क्या तो क्राउन का अधिनियम या सुशासन रूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना। चलिए एक क्वेश्चन और है, देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के बाद पारित भारत सरकार अधिनियम 1858 एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था, ये बताना है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, बहुत पहले कर दिया गया। नियंत्रण बोर्ड बीओसी और निदेशक मंडल सीओडी को समाप्त कर दिया, ये भी पहले कर दिया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का अतिरिक्त खिताब दिया गया। ठीक है, ये तो पहले बंगाल के गवर्नर गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक, ये तो हो सकती है। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली को पहली बार पेश किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ एक शब्द है गुड गवर्नमेंट। ठीक, गुड गवर्नमेंट कब बनेगा, जब क्या भारतीयों को है ना जो सिविल सेवा परीक्षा है वहां पे क्या तो बैठने की क्या तो अनुमति दी जाएगी। ठीक है, बैठने की क्या तो अनुमति दी जाएगी, मतलब एक खुला प्रतियोगिता होगा जिसे भारतीय भी क्या है उन परीक्षा को पास कर, ठीक है, जो सिविल सेवा परीक्षा पास कर उसके पद में क्या तो आसीन हो सकते हैं और उसके अनुसार अपने अधिकारों के तहत वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलो देखिएगा, हाँ ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी के बारे में याद रखिएगा, ये कब तो सिविल सेवा में जो भर्ती परीक्षा खुली प्रतियोगिता हुई ये 1858 का हिस्सा नहीं है, आपको याद रखना है। सबसे पहले याद रखिएगा 1858 में कंपनी का शासन जो है 1857 में जो विद्रोह होता है उसके कारण पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। और 1857 के बाद अंग्रेज जो बहुत मुश्किल से बच पाते हैं वो जो है अपने सत्ता को जो ब्रिटिश के क्राउन जो, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन जो होता है ब्रिटेन के राजा उसके हाथों में हस्तांतरित कर देते हैं। ठीक, अगला आपको देखना है द्वैत शासन। द्वैत शासन मतलब दो प्रकार का शासन, एक है बीओसी बोर्ड ऑफ क्या होता है कंट्रोल, और दूसरा होता है सीओडी। ठीक है, दूसरा होता है सीओडी, इसको क्या तो समाप्त कर दिया जाता है। और इसमें जो 15 सदस्यीय परिषद जिसमें भारत के राज्य सचिव को है ना वो 15 सदस्यीय परिषद का प्रमुख क्या तो चुना जाता है। और भारत के जो राज्य सचिव है वो इन्हीं 15 जो सदस्य हैं उनके माध्यम से भारत का क्या तो गवर्न करते हैं। तो ब्रिटेन का क्राउन डायरेक्ट भारत आके क्या शासन नहीं करता है, वो भारत के जो राज्य सचिव जिसको चुनते हैं और उसके सहयोग करने वाले जो 15 सदस्य हैं उनके द्वारा इसको क्या तो गवर्न किया जाता है। उसके बाद देखिएगा जो गवर्नर जनरल है, नाम याद रखिए लॉर्ड कैनिंग, इनको जो है वायसराय क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि का खिताब मिला है। ठीक है, तो गवर्नर जनरल में एक नाम याद रखना है आपको लॉर्ड कैनिंग का। लॉर्ड कैनिंग बाद में क्या तो वायसराय जो बनते हैं और इन्हें क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि का खिताब दिया गया है। ठीक है, तो सिविल सेवा परीक्षा की खुली प्रतियोगिता पर पहली बार 1858 में नहीं, इसके पहले ही आ गया था, 1853 के तहत पेश किया गया। ठीक है, और किसके द्वारा तो 1854 की मैकाले समिति। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो खुली प्रतियोगिता है सिविल सेवा का वो 1858 का हिस्सा नहीं है, बल्कि हिस्सा किसका है 1853 का है। ठीक है, और किसके तहत तो आपको देखने को मिलता है 1854 के मैकाले समिति के तहत। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए ठीक है, आज का क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।